बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 155 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें जिस शख्स की तलाश थी वो तो भाग गया, लेकिन उसका साथी पंडित परशुराम हमारे हाथ आ गया। उसका असल नाम मुरलीधर है। कहाँ है वो? ठाकुर ने पूछा। हम उसे अपने साथ ले आए हैं, वो इस हवेली में है। मेरी बजाय रूपमती ने जवाब दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे, लेकिन सूरत-ए-हाल खासी गंभीर हो गई है, ठाकुर ने कहा। पंडित और पुजारियों की करतूतों से तो सब लोग वाकिफ हैं। वो ये भी जानते हैं कि मंदिर अयाशी के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन किसी में उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जुरात नहीं। अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो ये पंडित और पुजारी धर्म की आड़ लेकर नए हंगामे शुरू कर देते हैं, और ज़ाहिर है धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। ये मामला भी खासा गंभीर है। पंडित हरिराम अपने आप को बचाने और तुम दोनों को फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये साबित कर दिया जाए कि मंदिर में रंग रलियां तुम लोग नहीं मना रहे थे तो बात बन सकती है। हम साबित कर सकते हैं, रूपमती ने कहा। वो कैसे? ठाकुर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पंडित परशुराम उर्फ मुरलीधर हमारे कब्जे में है, रूपमती ने कहा। इसके अलावा मैं उन 2 लड़कियों को भी जानती हूँ जो उनके साथ दादो ऐश दे रही थी। उनके साथ कुछ और लड़कियां भी थी। उन्हें अयाशी के लिए शहर से इस मंदिर में ले जाया गया था। वो बता सकती हैं कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन वो पंडित हरिराम के खौफ से जबान नहीं खोलेंगी, ठाकुर ने कहा। अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए तो वो सब कुछ बता सकती हैं, रूपमती ने कहा। कौन है वो? ठाकुर ने पूछा। एक का नाम लाजवंती है। उसने MI रोड पर वाक़े टूरिस्ट होटल में एक कमरा मुस्तकिल तौर पर किराए पर ले रखा है। यही उसका हेड क्वार्टर है। वो बड़े बड़े होटलों और गेस्ट हाउसेज में घूमती रहती है और ग्राहकों को फंसा कर उसी होटल में ले जाती है। दूसरी लड़की का नाम रेखा है। वो जयपुर क्लब में रकासा है। कल रात वही उन पंडितों के सामने डांस कर रही थी। लाजवंती उसे अच्छी तरह जानती है। दूसरी लड़कियों के बारे में भी उनसे पूछा जा सकता है। कुछ करना पड़ेगा, ठाकुर बानू सिंह ने कहा। आज ये खबर जब अखबारों में छपेगी तो अच्छा खासा हंगामा उठ खड़ा होगा। पंडित हरिराम अपने आप को बचाने के लिए लोगों के मजहबी जज्बात भड़काएगा, और तुम लोग जानते हो कि ऐसे मौके पर वो लोग आगे आ जाते हैं जिनका धर्म से दूर का भी कोई वास्ता नहीं होता। और उससे पहले कि सूरत-ए-हाल संगीन हो जाए हमें कुछ करना होगा। बहरहाल पंडित परशुराम कहाँ है? शंकर ने उसे पीछे किसी कमरे में डाल दिया है, रूपमती ने जवाब दिया। मैं जरा उसे देखूं फिर बात करते हैं, ठाकुर कहते हुए उठ गया और मैंने भी उसके साथ सीट छोड़ दी। पंडित मुरलीधर हवेली के पिछली तरफ एक कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके पैर और हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे। एक पैर खून आलूद था और गुप्पे की तरह फूला हुआ था। वो फर्श पर पड़ा करा रहा था। उसे रात को भी हमने कुछ खाने को नहीं दिया था और सुबह शंकर ने भी नाश्ता वगैरह नहीं दिया था, बल्कि पानी तक नहीं पिलाया था। वो फर्श पर पड़ा होले होले करा रहा था। तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ठाकुर बानू सिंह ने जायजा लेते हुए पूछा। कल रात ये मंदिर से निकलकर पहाड़ियों में भागा था। मुरलीधर से पहले मैं बोल पड़ा। नंगे पैर था, अंधेरे में ठोकर लगी तो नाखून उखड़ गया। मेरा नाखून इसने उखाड़ा है, मुरलीधर चीख उठा। इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मुझे रात से कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया, हत्ता कि एक घूंट पानी भी नहीं दिया। मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा। वो दरअसल बाजी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठोकर लगने से इसके अंगूठे का नाखून उखड़ गया था, जिससे इसे तकलीफ थी। दीवान ने पलास से नाखून उखाड़ दिया। हमारे पास कोई मरहम नहीं मिला जो लगा देते, बस उससे इसका पैर फूल गया। मामूली सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। जालिम आदमी है, मुझे मार डालेगा हुक्म। पंडित मुरलीधर ठाकुर की तरफ देखते हुए फिर चीख उठा। रहम करो मुझ पर, इसने जो कुछ पूछा है मैंने बता दिया, मुझे बचा लो इससे। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठाकुर बानू सिंह ने कहा। लेकिन तुम मुझे बताओ मंदिर में क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर एक लफ्ज भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारे बाकी नाखून नहीं, शरीर की खाल भी उधेड़ डालूंगा। राम 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 राम, पंडित मुरलीधर चीख उठा। तुम तो इससे भी कड़े निकले। पानी, मुझे पानी दो, और वेद को बुलाओ, मेरा पैर, मैं मरा जा रहा हूँ। शंकर, पानी पिलाओ इसे, ठाकुर ने कहा। फिर मुरलीधर की तरफ मुड़ गया। वेद को भी बुलाऊंगा और तुम्हें खाना भी खिलाया जाएगा, मगर पहले बताओ मंदिर में क्या हुआ था? मैं निर्दोष हूँ हुक्म, मुरलीधर बोला। वो हरामी दारा मुझे लालच देकर सिंगापुर से लाया था, और फिर यहाँ भी उसने मुझे लालच दिया कि मुझे मंदिर का पुरोहित बना देगा। वो साला हरामी मुझे फंसा कर भाग गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सब कुछ बताने लगा जो उसने मुझे बताया था। अलबत्ता बाद बातें ऐसी थी जिनका मुझे पहले इल्म नहीं हो सका था। आखिर में वो कह रहा था, दारा ने पाकिस्तान जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया था। वो इस मंदिर पर हर सूरत में कब्जा करना चाहता था और अगले 2-4 महीनों में अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता। यूं तो हम जानते हैं कि मंदिरों में क्या होता है, पंडितों के कर्मों से भी वाकिफ हैं। तुम ये बात ठीक ठीक बताओ कि रामगढ़ झील वाले मंदिर में शराब और लड़कियां कौन लेकर जाता था? ठाकुर ने पूछा। इसी दौरान में शंकर पानी ले आया। उसके एक हाथ में गिलास था और दूसरे में जग। उसने दोनों चीजें फर्श पर रख दी और मुरलीधर को सहारा देकर उठा दिया और दूसरे हाथ से जग उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। कुछ पानी उसके मुंह में गया, ज्यादा उसकी ठोड़ी और गर्दन को तर करता हुआ सीने पर बहने लगा। शंकर ने ठाकुर के कहने पर उसके पैरों की रस्सी भी खोल दी। वो लड़कियां मैं ले जाता था और पंडित भोलेनाथ, पंडित मुरलीधर ने कहा। विलायती दारू भी हम दोनों ही लाते थे। चंद रोज पहले पंडित हरिराम किसी दान के साथ जयपुर क्लब चला गया था। वो वहाँ थोड़ी देर ही रहा, मगर उसने रेखा को वहाँ रक्स करते हुए देख लिया था।
और उसी की फरमाइश पर कल रात ही रेखा को लेकर आया गया था। उसने क्लब में 1 हफ्ते के प्रोग्रामों के मुआवजे के बराबर रकम दी थी। वो ज्यादा मांगती तो हरिराम दे देता। वो तो उसका नाच देखना चाहता था और कल रात जब महफिल में रंग आ रहा था तो ये सुरमा उस नारी को लेकर वहाँ पहुँच गया था। क्या तुम ये सब कुछ पुलिस के सामने कह सकते हो? ठाकुर ने कहा। वो मुझे मार डालेगा। पंडित मुरलीधर के चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। पंडित हरिराम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पंडित हरिराम पुलिस की तहवील में है, ठाकुर बानू सिंह ने कहा। उसने जो बयान दिया है वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या? मुरलीधर अकलाया। हरिराम को पुलिस ने पकड़ लिया? उसने क्या बोला? उसने बोला कि तुम और दारा आवारा औरतों को लेकर मंदिर में आए थे और उनके साथ रंग रलियां मना रहे थे। उसने यानी पंडित हरिराम ने मना किया तो तुमने और दारा ने उन पर हमला कर दिया। 2 पंडितों को जख्मी कर दिया और मंदिर से कीमती चीजें चुराकर भाग गए। वो हरामी ऐसा बोला? पंडित मुरलीधर के हल्क से गुर्राहट निकली। मक्कार बदमाश अपने आप को बचाना चाहता है। मंदिर जैसी पवित्र जगह को उसने अयाशी का अड्डा बना रखा है। मैं पुलिस को बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि उसके असल करतूत क्या हैं। ठीक है, ठाकुर ने गहरा सांस लिया। आज शाम तक या कल सुबह पुलिस के सामने तुम्हें पेश कर दिया जाएगा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, दारों को भी हम पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के हाथ आएगा, पंडित मुरलीधर ने कहा। वो बहुत चालाक आदमी है। उसने यहाँ कई ठिकाने बना लिए हैं। वो किसी ऐसी जगह छुप गया होगा जहाँ उसे तलाश न किया जा सके। हम उसे तलाश कर लेंगे, ठाकुर ने कहा और शंकर की तरफ घूम गया। इसे भोजन कराओ और इसके हाथ खोल दो। ये भागने की कोशिश नहीं करेगा और अगर कोई गड़बड़ करे तो खोपड़ी उड़ा देना। जी हुक्म, शंकर ने सर हिला दिया और झुककर मुरलीधर की पूंछ पर बंधे हुए हाथ भी खोल दिए। मुरलीधर कुछ देर कलाइयां सहलाता रहा, फिर पैर को सहलाने लगा। उसका पैर टखने तक बहुत ज्यादा सूज गया था। वो होले होले करा रहा था। ठाकुर भानु सिंह ने मुझे इशारा किया और हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। भानु सिंह टेलीफोन के करीब बैठ गए और रिसीवर उठाकर कोई नंबर मिलाने लगा। मैं रूममती के पास बैठ गया। जानकी इस वक्त वहाँ नहीं थी। ठाकुर भानु सिंह वाकई ज़हीन आदमी है, मैंने रूममती की तरफ देखते हुए कहा। इसने बड़ी खूबसूरती से एक कहानी गढ़ ली। मुरलीधर को पुलिस के सामने जबान खोलने पर आमादा कर लिया है। ये वाकई उसकी जहानत थी। अगर वो पंडित हरिराम के बारे में फर्जी कहानी ना सुनाता तो शायद मुरलीधर भी इतनी आसानी से पुलिस को बयान देने पर तैयार ना होता। ठाकुर भानु सिंह तकरीबन 15 मिनट तक फोन पर बात करता रहा, फिर रिसीवर रखकर हमारे पास आ गया। मैंने डॉक्टर श्याम सुंदर को बुलाया है। वो रूममती की तरफ देखते हुए बोला, मैंने इसे मुरलीधर के बारे में बता दिया है। उसकी ड्रेसिंग कर देगा और दवा वगैरह दे देगा, और जब तक मैं इजाजत ना दूं तुम लोग, खास तौर से तुम, उसने उंगली से रूपमती की तरफ इशारा किया, बाहर नहीं निकलोगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मामला आज रात तक खत्म हो जाए। अगर ये पंडित लोग सड़कों पर आ गए तो सूरत हाल खासी संगीन हो जाएगी। तुम कहीं जा रहे हो? रूपमती ने पूछा। हाँ, ठाकुर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी बहुत भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, एक जगह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारे लिए फिलहाल ज्यादा खतरा नहीं है, तुम्हें तो बहुत कम लोग पहचानते हैं। वैसे बेहतर होगा कि चंद रोज तुम भी अपने आप को यहाँ तक महदूद रखो। मैंने सर हिला दिया। उसके थोड़ी देर बाद वो शंकर और कालू को कुछ हदायत देता हुआ रुखसत हो गया। हम जब से आए थे मुदरी किचन में मसरूफ थी। उसने आते ही किचन संभाल लिया था और अब वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। कालू राम ने मुरलीधर के लिए नाश्ता बनाया और वो शंकर के साथ मुरलीधर वाले कमरे में चला गया। मैं और रूपमती बाहर आ गए। आसमान पर बादल छाए हुए थे, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। तेज हवा से नारियल के पौधे झुके जा रहे थे। हम लान में घूमते हुए स्विमिंग पूल की तरफ आए तो जानकी को देखकर मैं ठिठक गया। वो पूल में पैर लटकाए बैठी थी। मैं अब तक यही समझता रहा था कि वो किसी कमरे में जाकर सो गई है, लेकिन उसे यहाँ बैठे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। तुम अकेली यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैंने उसके करीब पड़ी हुई लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अंदर बैठे बैठे बोर थी, जानकी ने जवाब दिया। मौसम बड़ा खुशगवार है, यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। रूपमती ने भी सैंडल उतार दी और जानकी के करीब ही पानी में पैर लटकाकर बैठ गई। हम देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे। फिर एक गाड़ी गेट के बाहर आ रुकी। हम जिस जगह बैठे हुए थे वहाँ से गेट नजर नहीं आ रहा था। गेट खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और गाड़ी अंदर आकर पोर्च में रुक गई। उसके तकरीबन 5 मिनट बाद शंकर ने आकर बताया कि डॉक्टर श्याम सुंदर आ गया है। मैं जानकी और रूपमती को वहीं छोड़कर अंदर आ गया। डॉक्टर श्याम सुंदर जवान और खूबरू आदमी था। ग्रे रंग का सिफारी सूट उस पर खूब जच रहा था। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम हिम्मत सिंह को, उसने हाथ बढ़ाते हुए बड़ी गर्मजोशी से मुझसे कहा। मैं भी उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा दिया। मैं जब से रूपमती के यहाँ आया था वैदान अली से हिम्मत सिंह बन गया था और रूपमती के जानने वाले मुझे इसी नाम से पुकारने लगे थे। डॉक्टर श्याम सुंदर को यकीनन ठाकुर ने मेरे बारे में बता दिया होगा। हम पंडित मुरलीधर वाले कमरे में आ गए। अब उसके कमरे में एक चारपाई डाल दी गई थी जिस पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। मुरलीधर बिस्तर पर निडाल सा पड़ा था। शंकर भी हमारे साथ ही था। उसने जल्दी से डॉक्टर श्याम सुंदर के लिए कुर्सी भी लाकर रख दी। डॉक्टर ने मुरलीधर का पैर देखा और शंकर से गर्म पानी लाने को कहा और मुरलीधर का टेम्परेचर देखने लगा। मुरलीधर को 102 से ऊपर बुखार था। शंकर पानी गर्म करके ले आया। मुरलीधर को पैर लटकाकर चारपाई पर बिठा दिया गया। डॉक्टर ने नीचे तसला रखकर खुद मुरलीधर का पैर धोया, उसे कॉटन से खुश करके स्पिरिट से जख्म साफ किया।
जख्म पर स्पिरिट लगते ही मुरलीधर चीख उठा। शंकर ने उसे गिरफ्त में लिए रखा। पैर बहुत सूज जाने की वजह से उसके जख्मी अंगूठे की ड्रेसिंग में आधा घंटा लग गया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन भी लगाया और कैप्सूल और 2 गोलियां भी खिला दी। चंद कैप्सूल और गोलियां एक थैली में डालकर शंकर के हवाले की और उनके इस्तेमाल के बारे में हदायत देने लगा। मैं डॉक्टर के साथ तकरीबन आधा घंटा हाल में बैठा रहा। इसी दौरान में चाय भी आ गई और बहुत सी बातें भी हुई, लेकिन डॉक्टर ने एक मर्तबा भी दरियाफ्त नहीं किया कि पंडित मुरलीधर के पैर के अंगूठे का नाखून कैसे उतरा था। और मेरा ख्याल था कि ठाकुर बानू सिंह ने उसे समझा दिया होगा। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद मैं स्विमिंग पूल की तरफ वापस आया तो जानकी और रूपमती उसी तरह पूल में पैर लटकाए बैठी हुई थी। आसमान पर बादल गहरे हो गए, हवा में भी तेजी आ गई थी और फिर घन गर्ज की आवाज के साथ मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। मैं अपनी जगह से उठकर बरामदे की तरफ दौड़ा। इमारत की दीवार के साथ मोड़ पर घूमते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरा ख्याल था कि रूपमती और जानकी मेरे पीछे आ रही होंगी, लेकिन वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। उन दोनों के नकरई कह के मेरे कानों में बाज गश्त पैदा कर रहे थे। मैं बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया और लान की तरफ देखने लगा। आसमान से बरसी हुई मोटी मोटी बूंदों ने अब बाकायदा बारिश की सूरत इख्तियार कर ली थी, जिसमें बतदरीज तेजी आती जा रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा फूलों के पौधों और नारियल के दरख्तों को झूलते हुए देखता रहा था। 15-20 मिनट बाद बारिश बहुत तेज हो गई। मुझे अचानक ही जानकी और रूपमती का ख्याल आ गया। वो दोनों अभी तक स्विमिंग पूल की तरफ ही थी। वो शायद पूरी तरह आसमान से बरसते पानी से लुत्फअंदोज होना चाहती थी। 10 मिनट और गुजर गए। बादलों की घन गर्ज के साथ बारिश में कुछ और भी तेजी आ गई और फिर वो दोनों पूल की तरफ से निकलकर इस तरफ आती हुई दिखाई दी और 2 मिनट बाद ही वो बरामदे में मेरे सामने खड़ी थी। मैं भी अंदर जाने के लिए कुर्सी से उठ चुका था। उन दोनों के लिबास जिस्म से चिपके हुए थे और पानी की धारें बह रही थी। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी और फिर उसी लम्हे बिजली चमकी और जोरदार कड़का हुआ। मैं भी वहशत ज्यादा सा हो गया और फिर मेरी वहशत उस वक्त और भी बढ़ गई जब वो दोनों चीखती हुई दौड़कर मुझसे लिपट गईं। 3 घंटों की मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं हवेली के पिछले बरामदे में आ गया। उस तरफ भी जल थल एक हो गया था। मोर और हिरन वगैरह जंगले में शेड्स के नीचे दुबके हुए थे। मैं चंद मिनट वहाँ खड़ा रहा, फिर सामने वाले बरामदे में आ गया। जानकी और रूपमती वहाँ बैठी हुई थी। मैं भी एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। शाम हो गई, बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान पर बादलों की घन गर्ज अब भी जारी थी। बिजली भी रह रह कर चमक रही थी, जिसका मतलब था कि बारिश होगी और पहले से ज्यादा शिद्दत से होगी। 8 बजे के करीब ठाकुर बानू सिंह पहुंच गया। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। ये उन्हीं 2 लड़कियों में से एक थी जिन्होंने मंदिर में रूपमती के कदमों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगी थी। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम लाजवंती है। हमारा सामना करते उसके चेहरे पर किसी किस्म की निदामत या शर्मिंदगी के तासरात नहीं आए थे। निदामत और शर्मो हया का एहसास उन लोगों को होता है जिनमें कुछ गैरत हो। इन जैसी लड़कियों में ना तो शर्मो हया होती है और ना ही गैरत। मुझे प्रणाम करते हुए भी वो बड़ी ढिठाई से मुस्कुरा रही थी। रात 10 बजे हमने पुलिस हेडक्वार्टर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। ठाकुर बानू सिंह कह रहा था। इस वक्त हम दोनों रूपमती वगैरह से जरा दूर बैठे हुए थे। आज दोपहर के अखबारात में पुलिस में दर्ज कराई जाने वाली रिपोर्ट की तफसील और पंडित हरिराम का बयान शाया हुआ है। इस बयान का असर जायल करने के लिए हमारे लिए भी ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। उसने पतलून की जेब से तय किया हुआ एक अंग्रेजी अखबार निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अखबार खोलकर देखा। वो खबर पहले सफ़े पर हेडलाइन के साथ छपी थी। पंडित हरिराम और उन 2 पंडितों की तस्वीरें भी थी जो मंदिर में हमारे हाथों पीटे थे। मैं खबर पढ़ने लगा। पंडित हरिराम हम पर मैं और रूपमती संगीन इल्जामात लगाए थे। उसके बयान के मुताबिक आवारा मिजाज राजकुमारी रूपमती अपने एक मुसलमान आशिक के साथ मंदिर के एक वैरान हिस्से में रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई थी। उन्हें सरजंश की गई तो उन्होंने मंदिर के पंडितों पर हमला कर दिया। रूपमती के साथी ने गोली चला दी जो एक पंडित की टांग में लगी। पंडित हरिराम ने रूपमती पर और भी कई संगीन इल्जामात लगाए। उसके कहने के मुताबिक राजकुमारी रूपमती मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मर्दों को लेकर मंदिर में आती रहती थी। इस बयान में रूपमती की किरदार कुशी भी भरपूर की गई थी और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मैंने अखबार एक तरफ रख दिया और ठाकुर की तरफ देखने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम तुमने किया है? मैंने पुलिस कमिश्नर मिस्टर पांडे से बात की थी। ठाकुर ने जवाब दिया। पहले तो वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने तो मशवरा दिया था कि मैं इस मामले से बिल्कुल ही अलग रहूं और राजकुमारी रूपमती की मदद से दस्तकश हो जाऊं और रूपमती की मदद से दस्तकश हो जाऊं। मैंने भी तेवर कड़े कर लिए। मिस्टर पांडे जानता है कि अगर मुझ जैसे 2-4 आदमी अकड़ गए तो न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। मेरी बात सुनकर वो मेरे मशवरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर आमादा हो गया, जिसमें पंडित मुरलीधर और उन 4 लड़कियों को पेश किया जाएगा जो कल रात मंदिर में मौजूद थी। कल रात तो शायद मंदिर में 7-8 लड़कियां थी। मैंने कहा सिर्फ 4 ही से राब्ता हो सका है, बाकी डर के मारे रोपोश हो गई हैं। ठाकुर ने जवाब दिया। हम 9:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। मेरे 2 आदमी रकासा रेखा और दूसरी लड़कियों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। क्या हमें भी जाना होगा? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन तुम सामने नहीं आओगे, ठाकुर ने कहा।
जानकी और रूपमती सामने आएंगी। जानकी बताएगी कि उसे गणेश मंदिर से किस तरह अगवा किया गया था और रूपमती बाकी तफसीलात बताएगी। पंडित मुरलीधर और लाजवंती वगैरह ये बताएंगी कि मंदिर में क्या कुछ होता है। लाजवंती वो लड़की है जो कई मरतबा उस मंदिर में जा चुकी है। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर मुरलीधर और लाजवंती वगैरह ने वहाँ कोई गड़बड़ की तो मेरा मतलब है ऐसी सूरत में पुलिस उन्हें अपनी तहवील में ले लेगी और खुद ही उनसे सब कुछ उगलवा लेगी। ठाकुर ने जवाब दिया। उसके बाद हम दोनों पंडित मुरलीधर वाले कमरे में आ गए। ठाकुर भानु सिंह उसे समझाने लगा अगर उसने गलत बयानी से काम लिया तो उसे पुलिस की तरफ से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 9 बजे के करीब शंकर ने मेज पर खाना लगा दिया। खाने से फारिग होकर हम रवाना हुए तो 9:45 बज रहे थे। ठाकुर ने अपनी कार के बजाय रूपमती की पेजेरो को तरजीह दी थी। 3 घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को उलट कर रख दिया था। हर तरफ जल थल हो रहा था। कई सड़कें अब भी जेरे आब थी। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर एक और सनसनीखेज खबर सुनने को मिली। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले जयपुर क्लब की रकासा रेखा को उसके घर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसका इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब आधा घंटा पहले ठाकुर भानु सिंह का एक आदमी रेखा को लेने के लिए तुलसी मार्ग में वाक़े उसकी कोठी पहुंचा। रेखा अकेली रहती थी। घर के कामकाज और उसकी सेवा के लिए एक मुलाजिम और एक मुलाजमा थी। ठाकुर का आदमी बैल बजाता रहा, लेकिन काफी देर बाद जब कोई बाहर नहीं आया तो वो गेट के खुले हुए जेली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो मुलाजिम को आवाजें देता हुआ बरामदे में पहुंच गया। उस वक्त भी कोई सामने नहीं आया तो वो अंदर दाखिल हो गया। बेडरूम में रेखा की लाश देखकर वो चीख उठा। रेखा का गला कटा हुआ था, पेट चाक था और एक खंजर दस्ते तक सीने में महफूज था। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ठाकुर का आदमी बाहर आ गया और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर उस वाक़े की इतला दी। एक पुलिस पार्टी फौरन ही रेखा की कोठी की तरफ रवाना होगी जो अभी तक वापस नहीं आई थी। इस सूरत ने मुझे और ठाकुर भानु सिंह को भी किसी कदर बदहवास कर दिया। ठाकुर मामले को संभालने की कोशिश करता रहा। हेडक्वार्टर में जमा अखबार नवीस चाय वारदात पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि रेखा की लाश उस वक्त तक नहीं उठाई जाएगी जब तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारिग नहीं हो जाते। मैं कमेटी रूम से मुलीक कमरे में चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। पुलिस कमिश्नर पांडे अखबारात में शाये होने वाली आज की अहम तरीन खबर के हवाले से पसे मंजिर बता रहा था। फिर पंडित मुरलीधर, लाजवंती और दूसरी लड़कियों ने भी अखबार नवीसों के सामने अपने बयानात दे दिए। मैं किसी दबाव के बगैर ये बयान दे रहा हूँ, पंडित मुरलीधर कह रहा था। जानकी देवी को मैंने ही दारा के कहने पर गणेश मंदिर से अगवा किया था। वो जानकी के अगवा का मकसद दारा के पसे मंदिर में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, पंडित हरिराम बदमाश आदमी है। उसने मंदिर को अयाशी का अड्डा बना रखा है। वहाँ हर रात आवारा औरतों को लाया जाता है और रात भर रंग रलियां मनाई जाती हैं। कल रात वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये झूठ है कि हरिराम और दूसरे पंडितों ने राजकुमारी रूपमती और उसके मुसलमान दोस्त को मंदिर में रंग रलियां मनाते हुए पकड़ा था, बल्कि हकीकत ये है कि वो दोनों अपनी साथी जानकी देवी की तलाश में आए हुए थे। उस वक्त पंडित हरिराम और हम लोग रंग रलियों में मसरूफ थे। रकासा रेखा पंडित हरिराम की फरमाइश पर बरना होकर डांस कर रही थी। उसे हरिराम की ख्वाहिश पर ही भारी मुआवजा देकर लाया गया था। रेखा के नाम पर सभी अखबार नवीस चौंक गए थे। पंडित मुरलीधर ने अपना बयान जारी रखा। वो पंडित हरिराम और मंदिर के दूसरे पुजारियों के स्याह करतूत खुलकर बयान करता रहा। उसका ये इंकशाफ तो बहुत ही सनसनीखेज था कि 2 हफ्ते पहले उसी मंदिर से पुलिसरार तौर पर लापता होने वाली पूनम नामी खूबसूरत औरत को भी उन्हीं पंडितों ने गायब किया था। वो 3 दिन तक अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। उसने एक मरतबा मौका पाकर भागने की कोशिश की तो उसे गला घोंटकर हलाक कर दिया गया और उसकी लाश मंदिर के पीछे पहाड़ियों में गड्ढा खोदकर दबा दी गई। लाजवंती और दूसरी लड़कियों ने भी इसी किस्म के बयानात दिए। लाजवंती ने तो मजीद कई इंकशाफात किए थे। उसे दादो ऐश देने के लिए अक्सर उस मंदिर में लाया जाता था। 1-2 मरतबा उसने शहर की बाद अहम शख्सियात को भी वहां देखा था। उन्हें रंग रलियां मनाने के लिए खास तौर पर मंदिर में लाया जाता था। अखबार नवीसों ने पंडित मुरलीधर, लाजवंती और दूसरी लड़कियों से लातादाद सवालात किए। जानकी और रूपमती से भी कुछ बातें पूछी गई। आखिर में पुलिस कमिश्नर पांडे ने अखबार नवीसों को बताया कि शहर की मशहूर रकासा रेखा को भी मंदिर के अंदर के हकायक बताने के लिए यहाँ लाया जाने वाला था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया। उसने खुलकर इजहार किया था कि रकासा रेखा का कत्ल इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। उसे शायद इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो रात को रामगढ़ झील वाले मंदिर में रूनुमा होने वाले वाक़े के सिलसिले में पुलिस को कोई बयान ना दे सके। रेखा के कत्ल से मंदिर वाले वाक़े के दूसरे चश्मदीद गवाहों की जिंदगी को भी खतरा पैदा हो गया था। पुलिस कमिश्नर पांडे ने बताया कि पंडित मुरलीधर को तो पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा, जबकि दूसरी लड़कियों की हिफाजत के लिए मजबूत इंतजाम किए जाएंगे। 1.5 घंटे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तमाम अखबार नवीस रकासा रेखा की कोठी की तरफ भाग खड़े हुए ताकि इस सनसनीखेज वारदात के लिए अपने अपने अखबारों के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकें। अगले रोज अखबारात ने तहलका मचा दी और फिर उसी शाम शहर में हंगामे शुरू हो गए। 2 मुखालिफ धड़े बन गए थे।
एक धड़ा धर्म को नष्ट करने के जुर्म में पंडित हरिराम और उसके साथियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा का मुतालबा कर रहा था, जबकि दूसरा धड़ा राजकुमारी रूपमती और उसके मुसलमान आशिक की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा था। उनका एक मुतालबा ये भी था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये मुतालबा हर हिंदू मुस्लिम फसाद के मौके पर किया जाता था। इन हंगामों पर काबू पाने के लिए पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई और ये भी गनीमत था कि हंगामे शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और लोग घरों में दुबक गए थे। बारिश रात भर होती रही। ठाकुर बानू सिंह हमें हवेली में छोड़कर दोबारा शहर चला गया। अगले रोज हंगामे फिर शुरू हो गए, लेकिन अब पुलिस बुलवाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, इसी तरह हंगामे ज्यादा जोर आवर नहीं हो सके। 3-4 रोज तक ये सूरत बरकरार रही। बारिशों ने शहर को जल थल बनाकर रख दिया था, जिससे हंगामा करने वालों को जोश व खरोश भी दब गया था। अगर बारिशें ना होती तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। 1 हफ्ता गुजर गया। इसी दौरान में हम हवेली से बाहर नहीं गए। मूसलाधार बारिश का सिलसिला अगरचे रुक गया था, मगर आसमान बादलों से अभी भी ढका हुआ था। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती और फिर अचानक ही एक रोज फिर हंगामा शुरू हो गया। उस हंगामे की वजह भी मेरी समझ में आ गई। जिन दिनों यहाँ ये गड़बड़ शुरू हुई थी, उन दिनों चित्तौड़गढ़ का बिगड़ा हुआ बदकुमाश और राजकुमार बलवंत सिंह अहमदाबाद गया हुआ था। 2 दिन पहले वो चित्तौड़गढ़ से होता हुआ यहाँ आया था। अहमदाबाद में भी वो अखबारात में सब कुछ पढ़ता रहा था। यहाँ आया तो हंगामे किसी कदर दब गए थे। पुलिस शहर के मुअज्जिजीन और बाद बड़े मंदिरों के पंडित मिल बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बलवंत सिंह ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने चंद नायत कट्टर किस्म के पंडितों को जमा करके राजकुमारी रूपमती के खिलाफ भड़का दिया और कुछ किराए के गुंडे भी जमा कर लिए और नारे लगाते हुए रूपमती की हवेली की तरफ चल पड़े। वो लोग हवेली को आग लगा देना चाहते थे। रूपमती की हवेली पर पहले 2 कांस्टेबल तैनात थे। इतना मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई। उस वक्त बुलवाइयों को टोला बलवंत सिंह की क़ियादत में हवेली पर हमलावर हो चुका था। पुलिस बर वक्त पहुंच गई। बलवंत सिंह तो पुलिस को देखते ही खिसक गया। अलबत्ता 1 घंटे की हंगामा आराई के बाद चंद पंडित और कई गुंडे पुलिस के हाथ लग गए, जिन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। 1 हफ्ता और गुजर गया। मैं हवेली का कैदी बनकर रह गया था। जानकी भी बेजार थी और फिर उसी शाम मैंने और जानकी ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया और रूपमती की पेजेरों पर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर की रौनक मामूल पर आ चुकी थी। हम मुख्तलिफ बाजारों में घूमते हुए MI रोड पर राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम से जरा आगे इंडियन कॉफी हाउस में आ गए। हमने रूपमती वगैरह के लिए भी बहुत सी चीजें खरीदी थी और हमारा ख्याल था कि 1 कप काफी पीकर हवेली की तरफ यहाँ से रवाना हो जाएंगे। काफी हाउस में बड़ी रौनक थी। हमें एक मेज पर जगह मिल गई। चंद मिनट बाद जो वेटर्स ऑर्डर लेने के लिए आई, उसे देखकर हम उछल पड़े। उस हसीन वेटर्स की कैफियत भी हमसे मुख्तलिफ ना थी। वो भी हैरान नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। हमें अपने सामने पाकर शायद उस वेटर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कितनी देर तक हैरान निगाहों से बारी बारी हमारी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहरें लेने लगी और फिर नाकाबिले बयान खुशी का मुजाहरा करते हुए वो जानकी से लिपट गई और फिर उसने मुझे भी नहीं बख्शा। वो खुशी से चीखते हुए मेरी पेशानी और गालों पर पे दर पे बोसे दे रही थी। हाल में बैठे हुए लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। यहाँ की माशरती और समाजी जिंदगी का मुझे कुछ तजर्बा हो चुका था। औरतों का नीम और यहाँ लिबास पहनना तो एक आम सी बात थी। यूरोप की तरह यहाँ भी सरेआम बोसो किनार को बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन मैं मारे शर्म के कटा जा रहा था। काफी उसके हाल में दर्जनों लोग बैठे हुए थे जो दिलचस्प नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। उस वेटर्स का बस चलता तो घंटों इसी तरह मुझ से लिपटी रहती और मेरी पेशानी और गाल चूमती रहती, लेकिन मैंने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने आप से अलग किया था। मेरी ये दास्तान पढ़ने वाले थाईलैंड के सरहदी शहर चियांग साइन में मिलने वाली पुलिस वुमेन रंगसन की बेटी सोनिया को नहीं भूले होंगे, जो अपनी मां की इबरतनाक मौत के बाद हमसे आन मिली थी और गोल्डन ट्राई एंगल तक हमारे साथ आई थी। गोल्डन ट्राई एंगल में उसने कदम कदम पर हमारे साथ मौत से पंजा आजमाई की थी। गोल्डन ट्राई एंगल से फरार होकर हम बर्मा के एक सरहदी गांव पहुंच गए थे, जहां कई रोज तक हम एक नायत पसमानदा कबीले के मेहमान रहे थे। गोल्डन ट्राई एंगल में हमारी मदद करने वाले मियाँ बीवी बूमा और हुफा भी हमारे साथ थे। बूमा के उस छोटे से सरहदी गांव से मैं और जानकी तो चीन की सरहद की तरफ चले गए थे और सोनिया ने बूमा और हुफा के साथ हिंदुस्तान का रुख किया था। उसने कहा था कि वो हिंदुस्तान ही में कहीं सेट होने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। बर्मा से आसाम के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद कई बड़े बड़े शहर रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी था कि सोनिया को भी पूरा हिंदुस्तान पार करके चारों तरफ से रेगिस्तान में घिरे हुए शहर जयपुर ही आना था? मगर इत्तफाकात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये हैरत अंगेज इत्तफाक ही था कि रेगिस्तान में जहाज क्रैश होने के बाद मैं और जानकी जयपुर पहुंच गए थे। और इससे ज्यादा हैरत अंगेज इत्तफाक ये हुआ था कि यहाँ मेरा अजली दुश्मन दारा भी मौजूद था, जो उस रात रामगढ़ झील वाले मंदिर में एक झलक दिखलाकर गायब हो गया था। और ये उससे भी बड़ा और नाकाबिले यकीन इत्तफाक था कि इस वक्त सोनिया हमारे सामने मौजूद थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सोनिया इस मर्तबा जानकी का हाथ पकड़ते हुए बोली। फरते इंबसात से उसके लहजे में हल्की सी जरदश थी।
मैं तो समझी थी कि बर्मा के इस गांव से रुखसत होने के बाद हम कभी एक दूसरे की सूरत भी नहीं देख सकेंगे। ऐसे इत्तेफाक कह लो कि हम एक जिंदा हकीकत की तरह इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उससे महान इत्तेफाक ये है कि हमारा वो दुश्मन भी इसी शहर में मौजूद है। इसके ताकुब में हम गोल्डन ट्राई एंगल जैसे मौत के हिसार में घुस गए थे। ओह, तुम्हारा मतलब है दारा? वो चौंक कर बोली। मेरा ख्याल है तुम लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ आए हो, लेकिन तुम लोग तो बर्मा से चीन की तरफ निकल गए थे। ये बात उसने मेरी तरफ देखते हुए कही थी। हाँ, ये लंबी बातें हैं, इत्मीनान से बैठकर एक दूसरे के दुख सुख सुनेंगे और सुनाएंगे। इस वक्त तुम्हें यहाँ वेटर्स के लिबास में देखकर मुझे वाकई हैरत हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं भूला हूँ कि हम यहाँ काफी पीने आए हैं। और मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। लोग हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे हमारे सरों सींग निकल आए हों। बेहतर होगा तुम हमें काफी पिलाओ। यहाँ से टी के बाद किसी जगह बैठकर तफसीली बातें होंगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम लोग गाहक की हैसियत से यहाँ आए हो, सोनिया ने कहा। कौन सी काफी पियोगे? मेरा ख्याल है एस्प्रेसो मुनासिब रहेगी। मुझे तुम्हारी पसंद से इत्तफाक है, जानकी बोली। अब जल्दी से ले आओ। सोनिया मुस्कुराती हुई चली गई। मैंने जानकी की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। कैसा हसीन इत्तफाक है कि हम सब एक जगह पर जमा हो गए हैं। सोनिया अच्छी लड़की है, ये मुझे पहले भी पसंद थी। इसके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मैं दिली दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो पहले भी कई बार सोनिया की तारीफ कर चुकी थी, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि गोल्डन ट्रायंगल की मुहिम के दौरान में सोनिया से मेरा कोई और ताल्लुक भी रह चुका है, तो वो सोनिया का गला घूंटने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। 15-20 मिनट बाद सोनिया काफी लेकर आ गई। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। अगर हमारी जान पहचान ना होती तो उसे महज कारोबारी मुस्कुराहट कहा जा सकता था, लेकिन वो हकीकी मुस्कुराहट थी जो उसकी हकीकी खुशी की इक्कासी कर रही थी। मैं सोनिया की तरफ देख रहा था। उसने काफी हाउस का मखसूस ड्रेस पहन रखा था। जब वो कॉफी का मग मेरे सामने रखने के लिए झुकी तो मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उसके गिरेबान की तरफ उठ गईं। होटलों और रेस्टोरेंटों में वेटर्सों का इंतखाब बहुत सोच समझकर किया जाता है और उनके लिए लिबास भी ऐसे मुंतखब किए जाते हैं कि उन्हें देखने के बाद गाहक किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाने का ख्याल भी जहन में ना लाए। काफी कमक रखकर मेरी तरफ देखते हुए सोनिया के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। तुम लोग काफी पियो, मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। उसने ये कहते हुए बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। जवाब का इंतजार किए बगैर कूले मटकाती हुई वहां से वो चली गई और हाल के आखिर में एक दरवाजे में गायब हो गई। हम दोनों खामोशी से काफी पीते रहे। मैं पहले भी एस्प्रेसो काफी कई मरतबा पी चुका था, लेकिन मुझे एतराफ करना पड़ा कि ऐसी उम्दा और खुश जायका काफी मैंने पहले कभी नहीं पी थी। काफी की चुस्कियां लेते हुए मैं गाहे बगाए नजरें उठाकर इधर उधर भी देख लेता था और हर मरतबा किसी ना किसी शख्स को मैंने अपनी तरफ देखते हुए पाया था। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जानकी की तरफ देखते हुए पाया था। जानकी यहाँ आने के बाद ज्यादातर साड़ी ही पहनती थी और ये लिबास उस पर लगता भी अच्छा था। इस वक्त भी उसने काली और पीली धारियों वाली बारीक रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू बार बार फिसल कर नीचे गिर रहा था। ब्लाउज कुछ ज्यादा मुख्तसर था और इसलिए लोगों की नजरें भी बार बार उस तरफ उठ रही थी। हाल की दाईं तरफ आखिर में काउंटर के पीछे बैठा हुआ अधेड़ उम्र मैनेजर भी बार बार हमारी तरफ देख रहा था। उसे तो शायद ये तजस्सुस हो कि हम कौन है जिनसे उसके काफी हाउस की वेटर्स इस कदर गर्मजोशी और वालियाना अंदाज में मिली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद सोनिया को बाहर वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखकर हम दोनों चौंक गए। उस वक्त उसने खुले पायजामे वाली सफेद पतलून और गहरे नीले रंग की ओपन शर्ट पहन रखी थी। कंधे पर एक खूबसूरत पर्स भी लटका हुआ था। वो मुस्कुराते हुए हमारी मेज पर आई और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैं इस वक्त भी उसकी तरफ देख रहा था। मैं साइड स्ट्रीट वाले दरवाजे से निकलकर आई हूँ, वो मेरी निगाहों का मतलब समझते हुए बोली। मैंने मैडम से कह दिया था कि मेरी लॉटरी निकल आई है, इसलिए मुझे कम से कम आज के बाकी दिन की छुट्टी चाहिए। लॉटरी? जानकी ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। इतनी खुशी तो किसी बहुत बड़ी लॉटरी के निकलने पर होती है जितनी तुम लोगों को पा कर हुई है, बल्कि उससे भी ज्यादा, सोनिया ने कहा। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। चलो, लेकिन बिल अदा हो चुका है, सोनिया ने मेरी बात काट दी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और हम तीनों ने अपनी अपनी सीटें छोड़ दी। शीशे वाले दरवाजे के पास पहुंचे तो बावर्दी दरबान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो लंबा तड़ंगा राजपूत दरबान खालिस राजस्थानी लिबास में था। सर पर सतरंगी बल खाती हुई पगड़ी, कमर पर सुनहरी पटा, बाएं पहलू में बयान में तलवार भी लटकी हुई थी। बड़ी बड़ी बल खाती हुई मूंछों ने उसके चेहरे को खासा बारोब बना दिया था। काफी हाउस से निकलते हुए सोनिया बता रही थी कि ये काफी हाउस शुभा देवी नामी एक बेवा औरत की मलकियत है। उसका पति डॉक्टर था। ठाकुर और राजा किस्म के बड़े बड़े लोग उसके पैनल पर थे जिनसे उसने खूब दौलत कमाई थी। कई साल पहले उसने एक राजा को नायत मूदी मर्द से निजात दिलाई थी। राजा तबील अरसे से उस मूदी मर्द में मुब्तला था। बहुत इलाज करवाए, बहुत पैसा खर्च किया, मगर बकौल शख्स से मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की और पिलाकर नहायत मायूसी की कैफियत में उसने डॉक्टर विजय शर्मा से रुजू किया। विजय शर्मा के 3 महीनों की इलाज से राजा साहब का वो मर्ज जाता रहा और वो पहले की तरह हट्टा कट्टा हो गया। राजा साहब ने खुश होकर ये बिल्डिंग विजय शर्मा को इनाम में दे दी।
MI रोड शहर का सबसे महंगा कारोबारी इलाका होने की वजह से ये 2 मंजिला इमारत भी बहुत कीमती थी। इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर और ऊपर की मंजिल पर एक मावाड़ी सेठ की रिहाइश थी, जिसका किराया भी विजय शर्मा ही को मिलता था। चंद साल पहले विजय शर्मा का देहांत हो गया। शुभा देवी ने अकलमंदी ये की कि पति की जमा पूंजी पर इत्तफाक करने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी और मावाड़ी सेठ से ये बिल्डिंग खाली करवा ली। ग्राउंड फ्लोर पर उसने ये म्यारी काफी हाउस खोल दिया और इमारत के ऊपर वाले हिस्से में रिहाइश इख्तियार कर ली। ये कारोबारी और बारोनक इलाका था। इस इलाके में अगरचे चंद और भी म्यारी रेस्टोरेंट थे, लेकिन ये काफी हाउस भी खूब चल निकला। इसकी देखभाल के लिए उसने अपने अनजानी शोर के एक दोस्त को, जो सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुका था, मैनेजर रख लिया। कभी वो खुद भी काउंटर पर बैठ जाया करती। हम तीनों बातें करते हुए फुटपाथ पर उस तरफ चल रहे थे जहाँ सड़क के किनारे हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैं दरमियान में था और मेरे दाएं बाएं सोनिया और जानकी। इस वक्त 8 बज रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। इस इलाके की रौनक अपने उरूज पर थी। मुकामी बाशिंदों के अलावा बड़ी तादाद में गैर मुल्की सियाह भी नजर आ रहे थे। जब मैं पजेरो के करीब रुका तो सोनिया चौंके बगैर न रह सकी। ये गाड़ी